अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम में आज जो हल्का हम कवर कर रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूंसी NA 237। NA 237 के अंदर अगर PS की बात की जाए तो आज हम कवर करेंगे PS 105। PS 105 से इरफानुल्लाह खान मरवत साहब और उसके साथ साथ सईद गनी साहब जो हैं वो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। दोनों बहुत बड़े नाम हैं, दोनों जो हैं वो वज़ीर रह चुके हैं अपने अपने दौर में। और हमने देखा 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में सईद गनी साहब जो हैं वो इस इलाके से जो है वो सीट निकालने में कामयाब हुए थे। PS 105 की बात करें तो यहाँ पर हमें महमूदाबाद मिलता है, अख्तर कॉलोनी है, मंजूर कॉलोनी है, डिफेंस व्यू है और इस तरह के बहुत सारे दीगर इलाके भी। और अगर बात की जाए मसाइल की तो मसाइल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के भी शदीद मसाइल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर बात की जाए इंक्रोचमेंट की तो इंक्रोचमेंट के भी शदीद मसाइल हैं। पानी का मसला है, यहाँ पर बिजली का मसला है, गैस का मसला है और जो सबसे बड़ा मसला है वो है मंशियात का। यहाँ पर हमने देखा कि ना सिर्फ मर्द हजरात या नौजवान नस्ल हमारी, उनके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में लड़कियाँ और ख़वातीन भी हैं जो कि हमें नज़र आती हैं, जो कि मंशियात में इन्वॉल्व हैं। और यहाँ के जो आवाम है उनका कहना यही है कि इस दफ़ा अगर हम वोट कास्ट करते हैं तो एटलीस्ट हमारी उम्मीदें यही हैं कि जो भी कैंडिडेट 2024 के सिलेक्शन में कामयाब होता है 8 फरवरी को, वो इस इलाके के लिए जो है वो हमें काम करता हुआ नज़र आए। PS में इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद में, और यहाँ के लोगों की क्या राय है PS 105 के हवाले से वही जानेंगे। तो ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ के हम लोग PS 105 में मौजूद हैं। 105 का ये इलाका है, सूबाई असम्बली की ये सीट है जिस पर जो है वो सईद गनी साहब और इनके साथ साथ इरफानुल्लाह खान मरवत साहब भी खड़े हुए हैं। और अगर बात की जाए इस इलाके की तो इस इलाके की रोड्स का जो है ना वो सूरत हाल वो कितनी अबतर है ये तो हम भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, हमारे सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा मसला आजकल जो बना हुआ है कराची का, वो सीवरेज का मसला भी है। यहाँ के जो आवाम है वो क्या राय रखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा वोट किसका है इस बार? पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी का, वजह क्या है इसकी? वजह क्या, सारे काम कराए इलाके में काम तो हुए नहीं है, काम अभी चल रहा है। आप देखें 5 साल से काम ही चल रहा है। ये देखें ये यहाँ तक रुकी हुई है और आगे वहाँ तक रुकी हुई है। माल आ रहा है, काम चल रहा है, थोड़ी काम नहीं चल रहा है। ठीक। मुझे बताइएगा इस दफा वोट किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह हम सईद गनी साहब को देंगे PS 115 से। PS 105 से। मुझे बताइएगा इलाके की बात करें तो इलाके के मसाइल कौन कौन से हैं? बेटा देखें, यहाँ से इरफान मरवत साहब जीत के गए, काम नहीं किया। रऊफ सिद्दीकी जीत गया, काम नहीं किया। ठीक है, उसके बाद वसीम अख्तर साहब आए, काम नहीं किया। देखो सईद साहब का इलाका ऐसा है, अब उनके एरिया में खड़ी हैं, आप 10 मिनट रुकें तो यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। डिफेंस में पानी नहीं है, क्लबटन में नहीं। अलहमद सही साहब ने अच्छे वर्कर हैं। ये देखिए 2000 का रेंट है, शादी ब्याह के लिए हाल फ्री है, इसमें लाइट सफाई का सारा काम होता है माशाल्लाह। अच्छे कैंडिडेट और पहली बात है कोई एक बड़ा अजीम इंसान है, बर्दाश्त करने वाला सईद गनी साहब। और दूसरी बात ये है कि हमारे साथ कच्ची आबादी में इस सीट में साथ में घूमते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा सर इलाके के मसाइल क्या लगता है सबसे बड़ा मसला इलाके का क्या है? ये पानी है, परेशानी ये, रोज़गार नहीं है। रोज़गार होता है तो मतलब बेरोज़गारी भी है, हर जगह पर परेशानी है, हर जगह पर, हर इलाके में। इसके अलावा गैस आती है इलाके में, गैस के मसले गैस तो है ही नहीं, गैस तो सुबह को आती नहीं है। मुझे बताएं जो उम्मीदवार जीत जाते हैं वो दोबारा आपको नजर आते हैं हलकों में? हाँ, क्यों नहीं आते, आते इस दफ़ा किसको वोट दे रहे हैं? हमारे तो पीपल्स पार्टी को ही देते हैं हम लोग, पीपल्स पार्टी के ही। PS 105 की अगर बात की जाए 105 की तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं आपको, कचरे का ढेर सिर्फ एक गली में नहीं है, ये सारी गलियाँ जो आपको नज़र आएंगी या जिन गलियों में हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम करते हैं तो आपकी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि हल्के की सूरत हाल के बारे में आपको बताया जाए, ना सिर्फ उम्मीदवारों के बारे में बात की जाए बल्कि उनकी जो कारकर्दगी है, जो प्रीवियस उनका एक पूरा पोर्टफोलियो है उसको देखा जाए कि वो आगे आपको डिलीवर उस तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो कारकर्दगी हमें नज़र आती है वो काम की सूरत में नज़र आती है, क्योंकि हर 5 साल बाद जब भी इंतखाबात होते हैं बहुत सारे ऐसे सियासी कारकुन होते हैं, सियासी उम्मीदवार होते हैं जो कि हमें नज़र आते हैं इलेक्शन लड़ते हुए मुख्तलिफ हल्कों से। लेकिन जब कारकर्दगी की, जब डिलीवरेंस की बात आती है तो हम देखते हैं कि इसी तरीके से कच्चे रोड हमें नज़र आते हैं, इसी तरीके से कचरे के ढेर हमें नज़र आते हैं। और ये कचरे के ढेर हो सकता है उठ भी जाए, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं तो ये कचरे के ढेर उठ भी जाएंगे। लेकिन होगा ये कि ये जैसे ही इलेक्शन होंगे उसके बाद जो है ये आपको दोबारा यहाँ पर कचरा नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको बिजली की सूरत हाल पूरे कराची में हम जैसे बात कर चुके हैं कि वर्स्ट है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इसी हल्के में रहते हैं और वो क्या राय रखते हैं, क्योंकि कुछ हल्के ऐसे होते हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है,
कुछ हल्के ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि एमक्यूएम का गढ़ है, तो वहाँ पर उनके कारकुनान भी होते हैं और उनके सपोर्टर्स भी मौजूद होते हैं जो बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट भी करते हैं ब्लाइंडली। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका है इस बार? पीपल्स पार्टी को हम देंगे, शुरू से देते हुए आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को वोट देते वजह हुए क्या आ है रहे इसकी? हैं। वजह कुछ भी हमारी ज़िंदगी पर हम यहीं दे रहे हैं। हमारे वजह बड़ों तो ने बताओ मुझे। वजह देखो हम हमारे बड़े सब यहीं वोट दे रहे हैं, हम भी यहाँ वोट देंगे। नहीं तो बड़े वोट दे रहे हैं तो तुम भी वोट दोगे, पीपल्स पार्टी को ही वोट दो। मुझे बस बता दो वजह क्या है। वजह हमारे पास दो वजूहत बता दो पीपल्स पार्टी को वोट देने की। दो क्या सही साहब को देना वोट, हमें हर चीज़ करनी, सफाई से कोई मसला थोड़ी है। तो खुद हम गंदगी कर रहे हैं अपने लिए, ये हमारी गंदगियाँ खुद हम कर रहे हैं। हम खुद अपने कचरा यहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ फेंकेंगे? हम खुद लाके फेंक रहे हैं हम लोग। मुझे बताओ तो उठाते क्यों नहीं हो फिर ये? भाई आ रहे नहीं है ना, वो आ रहे नहीं है, सफाई वाले आ रहे नहीं है, गाड़ी आती नहीं है तो ये टाइम तो पे। अभी तुमने कहा ये हम खुद करते हैं हम कचरा, खुद कर तो रहे हैं, खुद उठाओ। हम खुद कर रहे हैं। ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप लोगों का कचरा है ना ये, आप खुद उठाएं कचरा। डब्बा पड़ा हुआ है, डब्बे के अंदर कचरा डालें। डब्बा जब भर जाते हैं तो बाहर भी आ जाता है। नहीं ना, अभी खाली है डब्बा। देखो ये महल्ले में आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी है आपकी जिम्मेदारी ये ना। सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। वो ठीक है। गाड़ी आएगी, वो काम करने वाले आएंगे, झाड़ू वाले आएंगे, वो सब लेके जाते हैं। ठीक है जी, आवाम की राय सामने आ रही है और आवाम का यही कहना है, इस हल्के की जो आवाम है उनका यही कहना है कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ये कहती हुई नज़र आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में जो है कामयाब हो जाएगी। वोट किसका है महमूदाबाद में इस दफ़ा? महमूदाबाद माशरीफ को दे देंगे। वजह क्या है? बस क्या काम अच्छे करता है ना, बस क्या होता है मुझे बताएं। वोट किसको काम वो देंगे? अच्छे करता है, मसलन बाकी जिसको आप बोलेंगे उसको दे देंगे, वो मसला नहीं। मुझे बताएं कि इस दफ़ा 2024 में वोट किसको कास्ट करेंगे? वोट इंशाल्लाह जनाब इरफानुल्लाह खान मरवत साहब को। वजह क्या है इसकी? वो हमारे इलाके के काम करते हैं इस वजह से। सईद गनी साहब? सईद गनी साहब ने भी किए हैं, रोड वोड बनवाए हैं उन्होंने भी, और इस दफ़ा उनको हम चांस देंगे। मुझे बताएं कि इलाके के मसाइल की अगर बात करें तो क्या मसाइल है इलाके के? इलाके के लाइट नहीं, सारा दिन लाइट नहीं होती, गैस का मसला है, लाइट होगी तो गैस आएगी, सब ये प्रॉब्लम है। इस दफ़ा वोट किसको दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा बंदा खड़ा हो रहा है कि 2000 के बाद पहली बार इलेक्शन हो रहा है। नवाज शरीफ साहब खुद आएगा, इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। नून लीग का वोट है? जी सर, हमारा तो नून लीग के ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात बताएं, वोट किसको दे रहे हैं? तो सोच ही रहे हैं दें किसको। सर, अब तो हमारे इलाके का हाल सोचने देख रहे का हैं टाइम तो गुजर गया, अब तो देने का टाइम है। हमारे इलाके का हाल देखें ना, सड़कें हैं ना, ये लाइट का मसला है, किसको दें हम सोच ही रहे हैं अभी। क्या अभी आप क्या मुशावरती कमेटी बैठी हुई है आप लोगों की? हाँ, यही मीटिंग कर रहे हैं हम। बताएं वैसे क्या इरादा है आपका? 2018 में किसको वोट दिया था आपने? सोच रहे हैं मरवत साहब को। और इस दफ़ा? उन्हीं को देंगे, जॉब लगाया मरवत साहब तो थे ही नहीं। नहीं थे, मतलब दिया तो है हमने उनको। मुझे बताएं वोट किसको देंगे? मरवत साहब को दे। मरवत साहब को। वजह क्या है इसकी? वो पहले भी सही थे, अभी भी सईद हालात गनी साहब भी खड़े हो रहे हैं। देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब टाइम किसको? मरवत साहब को देंगे। आपका वोट किसका है? जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी का। वजह क्या है इसकी? बेहतर जमात है, इन दोनों कैंडिडेट्स जो है वो बेहतर है, इनको तो आजमाया हुआ है सबको। इस दफ़ा जी जमात इस्लामी को आजमाना है। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका है सर? मरवत का। वजह क्या है इसकी? वजह उसने पूरे इलाके के लिए काम करता है। अरे इलाके में देखिए ना, काम तो नजर नहीं आ रहा हमें। वो अब आएगा, वो 3 साल 3.5 साल में बेड़ा गर्क जो हुआ है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे बताइए वोट किसका है इस बार? एमक्यूएम का। एमक्यूएम का। वजह क्या है इसकी? कराची की लोकल है, लोकल जमात है, लोकल उसको जमात है। सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको लगता नहीं है एमक्यूएम को तो बहुत दफ़ा लोगों ने आजमाया है, उस तरीके से डिलीवर कर नहीं पाई है एमक्यूएम? नहीं, वो मसला ये है कि अब उसको पूरे इख्तियारात मिलेंगे तो डिलीवर करेगी ना, नहीं मिले थे तो अगर अगली बार भी इख्तियारात नहीं मिले तो फिर देखेंगे। मंशियात के हवाले से बताइएगा। मंशियात तो बहुत है, बहुत है, जगह जगह पे। ये 16 नंबर गली में मंशियात है, ये आगे पीछे जगह जगह पे मंशियात है, आप यकीन करें। अब क्या कर सकते हैं, या आप बताएं कि व्हाट आई कैन डू। यू कैन कास्ट योर वोट। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मरवत साहब का मरवत साहब को। बस मुझे इलाके के मसाइल के बारे में बताएं कि इलाके की क्या क्या मसाइल तो है। 6 साल पीपी के पास था, अभी क्या मसाइल बताएंगे उसके बारे में? बताएं तो सही। इलाके कुछ में किया ही नहीं पानी उन्होंने। का मसले की बात करें, बिजली या सड़कों की बात करें, इतना कुछ बुरा किया हाल नहीं है। ना उन्होंने, जिनके पास इक़्तिदार था वो कुछ करेंगे नहीं तो दूसरा मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आवाम हमारे साथ मौजूद थी और उनसे हम लोग बात करके जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस दफ़ा जो है वो 2024 में होने वाले जो आम इंतखाबात में उसमें आवाम जो है वो क्या कहती है PS 105 की। और उनका यही कहना है
कि वो इंसान जो डिलीवर करेगा, वो उम्मीदवार जो डिलीवर करेगा वो कामयाब हो जाएगा 8 फरवरी को, और जो डिलीवर नहीं कर पाएगा उसको जो है वो हम लोग जो है इस दफ़ा वोट नहीं देंगे। और बहुत सारी आवाम ऐसी भी है जो कि अभी सिर्फ कन्फ्यूजन का ही शिकार है, अभी सोच ही रही है कि किसको वोट डालना है। तो अब देखना है कि PS 105 से कौन सा कैंडिडेट जो है वो हमें जीतता हुआ नज़र आता है। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम लोग आज बात कर रहे हैं PS 105 से और देख रहे हैं कि PS 105 के क्या मसाइल हैं, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इरफानुल्लाह खान मरवत साहब जो कि GDA की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा इरफान साहब, इतना बड़ा हल्का है और इतनी बड़ी इलाके के मसाइल उससे ज़्यादा बड़े हैं, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ये इलाके के जो मसाइल हैं, मैं समझता हूँ ये तवज्जो ना देने की वजह से ये इतने ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है यहाँ सिंध में जी 15 साल, और यहाँ से जो MPA थे 7 साल तो उनको हो गए, उससे पहले वो 6 साल सेनेटर रहे, तो 13 साल वो भी इधर रहे। मैं समझता हूँ कि जी ये पानी के मसाइल हैं, सुई गैस के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, और यहाँ एक और बहुत बड़ी लानत आ गई है जी, यहाँ मंशियात का एक गढ़ बन गया। ये तवज्जो नहीं दी गई, इलाके को नहीं देखा गया, उनके पास फुर्सत नहीं थी इलाके के लिए, और ये आहिस्ता आहिस्ता अंबार जो है ये बढ़ता गया, और अब ये एक पहाड़ बन के सामने खड़ा है जिसमें ये सारे लोग जो हैं, इसमें से एक भी बाहर का आदमी नहीं है, ये सब इसी इलाके में रहने वाले हैं, इसी हलके में। कोई मंजूर कॉलोनी में रहता है, तो कोई डिफेंस व्यू में रहता है, या आज़म बस्ती में रहते हैं, अख्तर कॉलोनी में, या और इलाकों में रहते हैं जो नेजो टाउन में। परेशान है सब, क्योंकि ज़िंदगी जो है जी वो लोगों के लिए एक अजियत बन के रह गई। सुबह काम पे जाते हैं तो पीछे फैमिलीज़ परेशान है, घर में पानी नहीं है, रात को थके हुए आते हैं, खाना खाना है, गैस नहीं है। अब हर आदमी में ताकत तो नहीं है नहीं जी कि वो सिलेंडर खरीदे। जी इरफान साहब, हम ये देखते हैं कि ये वाले मसाइल तो पिछले 5 साल से हैं आवाम के साथ जी, लेकिन ये हुक्मरानों को, उम्मीदवारों को, कैंडिडेट्स को याद तब आता है जब इलेक्शन होने वाले होते हैं। अब कैंडिडेट तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अब देखें, उम्मीद जैसे 2018 के इंतखाबात हुए, जो भी यहाँ से सीट निकाली गई, जिस भी पार्टी, जिस भी जमात ने निकाली, उसके बाद आवाम हमने जितना भी सर्वे किया इलाके में, उनका यही कहना है कि उम्मीदवार जीत जाते हैं, उसके बाद इलाके में नज़र नहीं आते हैं। तो मुझे बताएं कि क्यों नज़र नहीं आते और फिर उसके बाद दोबारा 5 साल बाद वोट मांगने कैसे आ जाते हैं? पैसे बनाने से फुर्सत मिले तो आए ना, वो अपनी जेब भरे या लोगों के काम करे। तो फिर बातें तो बड़ी बड़ी होती है ना कि मसाइल हैं, करना बड़ा दुनिया का सबसे आसान काम है बेटा, दुनिया में सबसे आसान काम है बातें करना, और उसके बाद सबसे आसान काम है जेबें भरना। ये जेबें, क्या आप करप्शन की स्टोरीज 15 साल की नहीं सुनती हैं पीपल्स पार्टी की? क्या प्रेस रोज़ भरा हुआ है, सोशल मीडिया भरा हुआ है कि कहाँ गए ये अरबों खरबों रुपए जो दिए गए थे डेवलपमेंट के लिए सिंध की, वो कहाँ गए? वो फ्लड के पैसे जो आए थे वो कहाँ गए? ये कराची शहर में कि डेवलपमेंट के लिए जो अरबों रुपए थे वो कहाँ गए? वो इतना बड़ा फिगर है कि जी वो किताब पे लिखना, कागज़ पे लिखना शुरू करो तो इतना बड़ा फिगर है। पैसे तो आगे पर गए किसकी जेब में? क्योंकि आवाम का एक पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ उन अरबों खरबों से। आवाम की हालत जो 2018 में थी उससे आप समझे कि 50% नीचे चली गई। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? आवाम ने तो वोट दिया। देखिए आवाम क्या कर सकती है, जो आदमी इधर रहता है वो तो जाके वोट देगा। अब उस वक्त अच्छी मीठी मीठी बातें होती हैं, मीठी मीठी बातों में आके उन्होंने वोट दे दिया, अब सारे पछता रहे। मरवत साहब, ये तो आपने बात की ना मीठी मीठी बातों में आ गए, अब तो आवाम नहीं आती, क्योंकि जितना हमने सड़कों पर निकल कर जाना है, आवाम तो तैयार ही नहीं है निकल कर वोट डालने के लिए किसी भी जमात को। वो कहते हैं भाई हमने तमाम जमातों को टेस्ट कर लिया है, हम नाउमीद हो चुके हैं, हम इलेक्शन का बायकॉट करते हैं, हमें वोट डालना ही नहीं है। तो मुझे बताइए कितना मुश्किल होगा इस आवाम को निकाल। आवाम से पूछे वोट देंगे या नहीं देंगे? भाई वोट दोगे? आप मुझे बताएं, लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स, उम्मीदवार जो हल्के से इलेक्शन जीतता है, या वो दुबई में पाया जाता है, या वो इस्लामाबाद में होता है, या वो लंदन में होता है,
5 साल बाद वही वाली बात है, आपकी महीना पहले आ जाते हैं कि भाई हमें दोबारा वोट दे दो। मुझे बताएं, आवाम उम्मीदें तो बांध लेते हैं, जैसे अगर आपसे आवाम ने उम्मीदें बांधी हैं तो इन उम्मीदों को पूरा कैसे करेंगे आप? मैं आपको बताता हूँ, देखिए आवाम बेवकूफ़ नहीं है। ट्रू। आवाम अगर मुझे पसंद कर रहे हैं या ये उनका रुझान है मुझे वोट देने का, तो वो मेरी कारकर्दगी देख कर रहे हैं। मैंने इस इलाके में 2 लड़कियों के कॉलेज बनाए। गरीब इलाका है, गरीब इलाकों बस्तियों में ये काम नहीं होते कॉलेजेस वाले, वो मेन इलाकों में बनते हैं। मैंने 2 लड़कियों के कॉलेज बनवाए, एक टेक्निकल कॉलेज बनवाया, एक 50 बिस्तर का अस्पताल बनाया, एक 15 बिस्तर का अस्पताल बनाया, 6 स्कूल बनाए। ये मैंने अपने और बेशुमार नौजवानों को नौकरियां दी। 2018 में इलेक्शन के दौरान मेरे साथ एक बड़ा हादसा हो गया जी। मेरा दामाद मारा गया सुसाइड अटैक में पेशावर में, वो भी इलेक्शन में खड़ा था। तो हमारी इलेक्शन तो उसी दिन ख़त्म हो गई क्योंकि 15 दिन रह गए थे इलेक्शन में। तो सईद गनी साहब को जी ओपन फील्ड मिला। इलेक्शन के बाद मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं उन पर तनकीद करूं या उनका रास्ता रोकूं या कोई उनके ख़िलाफ़ प्रेस में जाऊं। मैंने कहा भाई इनको काम करने दो, ये कल को कहेंगे कि हमें काम करने नहीं दिया, आप करो काम, ओपन फील्ड। तो ओपन फील्ड उनके लिए छोड़ी, रिज़ल्ट आपने देख लिया। अभी आप आई हैं यहाँ से, आप मेरे ख्याल सर आपका भी हिल गया होगा इस रोड पे आते आते। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बहुत बड़ा मसला है इस इलाके में। इंफ्रास्ट्रक्चर देखे बेटा, ये अब क्या करना चाह रहे हैं, इनका भाई यहाँ पे टाउन का चेयरमैन है, वो भी एक डिस्प्यूटेड इलेक्शन है, वो इलेक्शन के नाम पे एक धब्बा था जो बल्दियाती इलेक्शन हुई है। अब इन्होंने कभी कभी किसी जगह गली बनाते हैं, किसी जगह सड़क बनाते हैं। पर मैं ये सवाल पूछता हूँ कि 15 साल आप सो रहे थे कि आज इलेक्शन में आपको मुकाबला आपके सामने आ गया है, तो आप मजबूर हो गए हैं कि आप सड़क भी बना रहे, आप गली बना रहे। क्या लोग समझते नहीं है कि अगर ये इलेक्शन ना होती तो ये क्या ये बनाते? अब मुझे बताएं, आपको लगता है सईद गनी साहब आपके लिए एक टफ कंपटीशन होंगे? नहीं। वजह क्या है इसकी? चोर है यार, उसने क्या इलेक्शन लड़ी, लोग उससे नफरत करते। चोरों को वोट कोई नहीं देता। नहीं, देखिए सईद गनी साहब की एक अच्छी फैन फॉलोइंग है। जिसने 2018 में वोट दे दिया उनको वो 2000 तो इन्होंने ही दिया ना, ये जो सब बैठे हैं इन्होंने वोट दिया। आज इनसे पूछे वोट देने के लिए तैयार है, आप वोट दोगे कि कोई सही करेगा? अच्छा, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आवाम भी हमारे साथ ही है इस इलाके की, तो इनसे भी जान लेते हैं इलाके के मसाइल क्या हैं और उसके बाद डायरेक्ट ज़रा सवाल जवाब का एक सेशन भी हो जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि इलाके के मसाइल क्या हैं। बरवत साहब, बेसिक काम जो है एक प्रोविंशियल असेंबली में जो जाता है उसका काम होता है लेजिस्लेशन का। तो आप बुनियादी तौर पर लेजिस्लेशन कर रहे होंगे और ओवरसी कर रहे होंगे डेवलपमेंट्स को डिफरेंट। साथ साथ फिर ये होता है कि जो प्रोविंशियल असेंबली में चला जाता है वो उसको मिनिस्ट्री मिलने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जब वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो अपनी मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे में आप जो है फिर इन इलाकों के लिए कैसे जो है वो बैलेंस करेंगे? बस आपने अच्छा सवाल पूछा है जी, बात ठीक है जी। पर पाकिस्तान की सियासत में जो काम काउंसलर करता है वही एमपीए भी करता है, वो एमएनए भी करता है, वो सेनेटर भी करता है। क्योंकि लोगों के मसाइल जो हैं जी वो हैं ग्रास रूट लेवल मसाइल। जब काउंसलर से हल नहीं होते तो वो यूसी के चेयरमैन के पास जाते हैं, जब वहाँ नहीं हल होते तो फिर वो एमपीए के पास आते, फिर वो एमएनए के पास जाते, फिर वो सेनेटर के पास जाते। देखिए मसाइल जो हैं बेसिकली अब मेरे हलके के, अब यहाँ सब बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा मसला है पीने के पानी का। उसके बाद मसला है कि जी सुई गैस की डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए कमी एक चीज़ है और नाकस डिस्ट्रीब्यूशन एक और चीज़ है। तीसरा है बिजली का। ये जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे अभी सर्दियों में 10 घंटे की लोड शेडिंग है और गर्मियों में 16 घंटे की लोड शेडिंग है। वो ये तो गाँव में भी ये सिस्टम नहीं होता। आपने दुरुस्त फरमाया कि जी आदमी मिनिस्टर बन जाता है, पर मिनिस्टर बनने से आदमी के लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं काम कराने की। आप अपने बैसियत एमपीए, बैसियत मिनिस्टर, आप अपने डेवलपमेंट स्कीम बजट में डलवाते हैं और वो बजट फिर उसी के थ्रू काम होता है। काम मैं समझता हूँ डेवलपमेंट का कराना बहुत आसान होता है कि जब आप एमपीए और उससे एक कदम और
मिनिस्ट्री में जाएं। ये तो तब आसान होता है ना मरवत साहब, वो कहते हैं ना नियत साफ मंजिल आसान। जब आपकी बीबी आप हमें इनके साथ ना मिलाएं, ये 15 साल वालों के साथ, हम 15 साल से पहले वाले हैं। नहीं मैं कह रही हूँ हम 15 साल से पहले वाले। मेरा काम जो है वो बोलता है। आप वापसी पे ये ज़रा देखते ही जाइएगा, आपको कॉलेज भी नज़र आएंगे, अस्पताल भी नज़र आएंगे, टेक्निकल कॉलेज भी नज़र आएंगे, स्कूल भी नज़र आएंगे, सब नज़र आएंगे, इन्हीं सड़कों पे बने हुए हैं। मुझे बताएं इलाके का कौन सा मसला है जो आप समझते हैं कि हल होना चाहिए अगर इस दफ़ा इलेक्शन होते हैं और कोई उम्मीदवार अच्छा सामने आता है? एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि नौजवान जितने भी हैं इनके पास रोज़गार नहीं है। मरवत साहब से ये अपील है और मेहरबानी होगी कि एक नौजवानों को रोज़गार दें। और दूसरा मसला हमारा जो है पानी का मसला है बेहतरीन, जो ये करके देंगे इंशाल्लाह। और मरवत साहब के आने से पानी बहुत बेहतर हुआ है और मरवत साहब गए और कुछ काम गए और वो काम हुए हैं। और तीसरा मसला है गैस का कि ये काम भी करवाएं इंशाल्लाह। मज़ीद मतलब उम्मीद है कि पानी बिजली जैसे बाकी कराची के इलाकों की बात करें तो पानी बिजली और गैस के मसाइल हैं, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। तो ये मसाइल जो है ये हर इलाके की प्रायोरिटी और हर बंदा चाहता यही है कि ये मसाइल जो हैं वो हल हो। हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे लीडरों को ये पता नहीं है कि इलाके में सुई गैस नहीं है और बिजली की लोड शेडिंग आपके सामने इतने घंटे चल रही है, लेकिन इसके बावजूद बिल ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। गरीब आदमी पर बोझ है वो, इसको कोई भी हल करने के लिए तैयार नहीं। हमारे बाकी इलाकों में ऊपर जो नज़दीक इस आज़म बस्ती के इर्द गिर्द इलाके हैं उनमें मंशियात और नौजवान जो है उस मंशियात में तबाह हो रहे हैं। तो सबसे मेन मसला जो है वो इन हमारे बुनियादी मसाइल का है, जिसमें पानी है, बिजली है, सुई गैस है और मंशियात। जो हमारे नौजवान तबाह हो रहे हैं इनको कौन रोकेगा? इनको मैं और आम आदमी तो नहीं रोक सकता, क्योंकि ये माफिया इतना ताकतवर है कि उसको वही लोग रोक सकते हैं जो साहब इक़्तिदार हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा मरवत साहब से कि जब अल्लाह ने आपको मौका दिया तो आप सबसे पहले मंशियात का कला कमा करें और पानी और बिजली और सुई गैस ये हमारा बुनियादी हक है, इसके लिए ये सबसे पहले कदम उठाएं और हम इनके साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह वोट की ताकत से मरवत साहब आएंगे और हम उसके बाद भी इनके साथ चलेंगे। अगर ये मंशियात ख़त्म करने में हमारा कोई ताउन ज़रूरत होगा तो हम इनके साथ चलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बताइए सर, क्या कहेंगे इलेक्शंस को लेके, किस कदर सीरियस नज़र आती है आपको आवाम? अस्सलाम वालेकुम। मैं हल्का 105 का रिहायशी हूँ मरवत साहब का इस हल्के में, और मेरा मरवत साहब से एक सवाल है कि मरवत साहब जिस तरह माजी में आपने जो है वो काम किया है, आपका जो मैनिफेस्टो था कि इस इलाके के अंदर जो है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल का काम है, तो आया आप उसको लेके आगे बढ़ेंगे? और दीगर इलाके के जो दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने निशानदेही की है, सबसे बड़ा मसला मंशियात का है, पानी, सुई गैस का, तो वो पहले से भी मरवत साहब के इल्म में भी है और इंशाल्लाह इसके लिए कोशिशें भी इन्होंने की हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारे पूरे हल्के को उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस मसले को जो है वो मरवत साहब हल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लास्ट सवाल है ये, मरवत साहब इसका जवाब दे दीजिएगा कि तालीम के फ़रोग़ के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे, और इलाके का जो सबसे बड़ा मसला है वो है मंशियात के ख़ात्मे के लिए क्या करेंगे? देखिए, तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने पहले भी एक स्कीम बनाई थी जी, वो फिर हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई तो वो रह गई कि लड़कों के लिए कॉलेज यहाँ होना लाजमी है, क्योंकि बड़े मुश्किल हो गए जी, महंगाई इतनी है कि आना जाना जो है वो माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। वाकई मैं आपको बता रहा हूँ, तालीम अब वही है कि अगर पैदल आप जा सकते तो लोग जाएंगे, नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ लड़कों का कॉलेज बनाना जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियों के जो दोनों, ये कॉलेज है इसको डिग्री करना है, दूसरा कॉलेज जो है उसको भी डिग्री कॉलेज करना है। तो इससे अभी जी ये 2 कॉलेजेस जो बच्चियों के हैं इसमें 2000 बच्ची पढ़ रही है, एक में 700 है, एक में 1300 है। 2000 बच्ची जी पैदल जाती है। तो इसी तरह बच्चों का कॉलेज बनाना है लड़कों का कि वो भी तालीम से मुस्ताफ़ी हों और ये जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो उन पर। बाकी जी अवाम तंग है मंशियात से, क्योंकि जी बच्चे हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं जी, बड़ी अजीब सी है कि जो यंग बच्चियां हैं वो आइस के ऊपर लग रही हैं, क्योंकि इस तरह मिल रही है कि जैसे कैंडी मिलती है, इस तरीके से।
हमने इस अपने माशरे को कम से कम इस इलाके के माशरे में ये लानत ख़त्म करनी है और इसको यहाँ से निकालना है। हम सब इसमें मुत्तफिक। नौजवानों को यहाँ नौकरी नहीं दी गई, यहाँ पे नस्ली बुनियाद पे नौकरी नहीं दी गई कि ये उर्दू स्पीकिंग है, ये पंजाबी है, ये पठान है, ये हज़ारेवाल है, इसलिए नौकरियाँ नहीं दी गई। ये चीज़ ख़त्म करनी है। ये सब के सब पाकिस्तानी है, इनका इतना ही हक है जितना एक क्रिश्चियन लड़के का हक है, उतना ही एक मुसलमान लड़के का हक है। अगर क्रिश्चियन लड़की का हक है तो मुसलमान लड़की का हक है। ज़ुबान का इससे क्या ताल्लुक़ है, मज़हब का इससे क्या ताल्लुक़ है? ये सब का हक है। ये मुल्क हमारा है और हम सब ने मिल के ये मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है और इंशाअल्लाह करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ PAS 105 से इरफानुल्लाह खान मरवत साहब मौजूद थे। और हम लोग देखते हैं कि जब भी इलाके के सर्वे में पर जाते हैं, इलेक्शन के हवाले से बात होती है तो आवाम की एक राय सामने आती है। आवाम जो है वो अपने मसाइल का अंबार जो है वो उम्मीदवारों के सामने रखते हैं और उनकी कोशिशें होती है कि उनको आगे से जवाब मिले कि किस तरीके से उनके ये मसाइल अगले 5 साल तक जो है वो हल हो पाएंगे। इस वक्त अगर मैं महमूदाबाद की स्पेशली बात करूं तो एक खुशाइन बात यह है कि मंशियात को लेकर लोग काफ़ी सीरियस हैं। वो चाहते हैं कि इलाके से मंशियात को जो है वो ख़त्म किया जा सके, क्योंकि हम पहले भी बारहा अपने प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुके हैं कि कराची जो है वो मंशियात का गढ़ बन चुका है और आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, जवान, नौजवान, ख़वातीन, लड़कियाँ सब शामिल हैं। अगर इस तरीके से अगर सीरियसली हम मंशियात के वो जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें तो उम्मीद ये की जा सकती है कि कराची शहर से जो है वो ख़ात्मा हो सकेगा। वेलकम बैक। आज हम लोग मौजूद हैं PS 105 में और यहाँ पर हमने आवाम से बात की। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनसे बात कर रहे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टिकट हैं उनसे जो है वो सईद गनी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आइए उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे बताइएगा सर, ये इतनी हसल में और मतलब इलेक्शन होने वाले हैं, आपको कैंपेन का टाइम मिल गया? ख़ैर ठीक है, टाइम तो मिला, लेकिन मेरा शायद जो एडवांटेज है वो ये है कि मैं पूरे 5 साल लोगों से राब्ते में रहा हूँ, अपने हल्के में रहा हूँ, तो मुझे लोगों के पास दोबारा जाकर ये नहीं कहना पड़ा कि मैं बीच में गायब था। तो वो कैंपेन तो एक तरह की हमारी हो ही होती है, जो लोगों से मिलते हैं, तो कैंपेन चल रही थी। अब ज़ाहिर है जैसे शेड्यूल आया तो मुझे एडवांटेज ये था कि मुझे पार्टी ने पहले ही ये कह दिया था कि आपने इलेक्शन लड़ना है यहाँ से, तो इसलिए मुझे पता था। तो मैंने वो अलग ऐलान तो मैंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन अपना कुछ ना कुछ सिलसिला शुरू किया था। अच्छा, मुझे बताइएगा सईद गनी साहब, 2018 के इंतखाबात हुए, आप इसी हल्के से आप कामयाब हुए थे। अब जो हम देख रहे हैं बहुत सारे मसाइल हैं इलाके में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी, बिजली, गैस। मुझे बताएं कि 5 साल की कारकर्दगी कैसी रही है और आगे क्या करेंगे आप इन मसाइल को हल करने के लिए? आप 2018 में आई थी हल्के में? नहीं, हम लोग 2018 में भी एक सवाल है मेरा, लेकिन हमारा ये था कि मंशियात के हवाले से अगर देखा जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर देखा जाए तो हम मंशियात का भी आपने कितना देखा इलाके में? नहीं, मंशियात तो हम देखते हैं कि ये वाला ये तो मरवत साहब ने कहा होगा ना। नहीं, बाकी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। आपके हाँ मुखालिफ देखिए, मैं आपको बता दूँ, लोगों ने भी ये बात की कि हम चाहते ये हैं कि जो भी इलेक्ट हो इलाके से मंशियात खत्म। मेरी असल में पहली बात ये है कि मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम पिछले 5 सालों में हुआ है ना, इस हल्के में 30 साल तक इरफानुल्लाह मरवत, MQM और मुस्लिम लीग जीती रही है और सारे जीतने वाले वजीर बनते रहे। ऐसे ही सारे, सिर्फ मैं अकेला वजीर नहीं, सारे वजीर बने। 30 सालों का वो अपना कारनामा ले आए। हमारा 5 साल का काम उससे ज़्यादा है। 5 साल का काम उससे ज़्यादा। वो तो कहते हैं 2 डिग्री कॉलेज बनाए उन्होंने। अच्छा, मेरी बात सुन, मुझे पूरी बात करने दें। उसके बाद जो इस इलाके में जो बड़ा मसला जिसका मुझे सामना करना पड़ा, जब मैं 18 में आया था तो कई इलाकों में पानी की कमी थी, कई इलाकों में पानी बिल्कुल भी नहीं था। अख्तर कॉलोनी की पूरी UC में एक कतरा पानी नहीं आता था, बिल्कुल। वहाँ ऐसा वो लोगों का ये कहना था मैं पानी दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब मैं आपसे 5 साल बाद बात कर रहा हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है कि अख्तर कॉलोनी के लोगों को 100% ना सही, लेकिन 60-65% लोगों को पानी पहुंचाना हमने शुरू कर दिया है। ठीक, आज़म बस्ती में जो एक इलाका कहलाता है नाला पार, उस इलाके की गलियों में पानी नहीं जाता था, आज उस इलाके के आखिरी घर तक पानी जाता है। हमने ये पानी पहुंचाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं आपसे बात करूं, आप मजदूर कॉलोनी चक्कर लगा लें, किसी से पूछ लें,
ये ना पूछें कि वोट किसको देंगे, आप उससे ये पूछें कि पिछले 5 सालों में जितनी सड़कें और गलियां यहाँ बनी हैं क्या पहले बनी थी। सवाल आपको, जवाब आपको खुद लोग देंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये जो डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, एक टेक्निकल कॉलेज का मंसूबा इन्होंने बनाया, लेकिन वो अबंडेंट स्कीम थी। एक हॉस्पिटल जिसका क्रेडिट लेते हैं उसका काम शुरू कराया। अबंडेंट स्कीम आपको पता है क्या होता है? अबंडेंट स्कीम वो होती है जो खूह खाते पड़ जाती है, मतलब वो चल नहीं रही होती है, वो ऑनगोइंग स्कीम नहीं होती है, वो अबंडेंट होती है, रुल जाती है, पड़ी रहती है। और वो दोनों ढांचे जिसकी ना खिड़की थी ना दरवाज़ा था ना फर्श था, चरसी और मवाली सारा दिन उन इमारतों में पड़े रहते थे और वो इस तरह खंडर थी और भूत बंगले थे। उन दोनों भूत बंगलों को आज जाकर देखिए आप टेक्निकल कॉलेज गई हैं? नहीं। आप जाइए, आप हल्के पे शो कर रही हैं ना, हमारी कारकर्दगी पे शो कर रही हैं। आप जाएं और उस टेक्निकल कॉलेज का विजिट करें। मैं चैलेंज करता हूं कि पूरी कराची में इससे अच्छा टेक्निकल कॉलेज नहीं मिलेगा आपको। ये जो हॉस्पिटल जिसका कहते हैं कि मैंने बनाया था, उस हॉस्पिटल की अगर वीडियोस पुरानी तस्वीरें मिल जाएं तो वो भी देख लीजिएगा और आज जाकर उस हॉस्पिटल को देख लीजिएगा उसकी सूरत में क्या की है। मुझे बताइएगा, जैसे आपने अब बात की कि जैसे अगर बात करें इरफानुल्लाह खान मरवत साहब की, तो आप समझते हैं कि सख्त मुकाबला होगा या आपको लगता है कि ईजी टारगेट है? देखिए, इस हल्के का अगर आप रिकॉर्ड देखें ना इलेक्शंस का 88 से लेकर देखें, इस हल्के में जो मुकाबला होता था इलेक्शन का वो बड़ा क्लोज होता था। 1000, 2000, 1500, 2500 इस पे मार्जिन ही होता था लीड का। मैं ज़िमनी इलेक्शन जीता 6000 से, जब इरफान मरवत नहीं खड़ा हुआ था। हाँ। जब ये खड़े हुए तो मैंने इनको 16,500 की लीड से हराया। इस हल्के की तारीख में इतनी बड़ी लीड कभी किसी उम्मीदवार ने नहीं ली है, 16,500। और जिस यूसी को ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं ना, जिसको सबसे स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं, वहाँ से भी मैं इनको बुरी तरह से हरा चुका। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अपने काम पर, अपने रवैये पर, अपने किरदार पर, अपने माजी पर वोट मांगता हूँ। वो भी हिम्मत करे अपने किरदार अपने माजी पे वोट मांगे लोग। वो भी कहते हैं मैं अपनी कारकर्दगी पे वोट मांगता हूँ। मुझे बताइएगा, हम देख रहे हैं इरफानुल्लाह खान मरवत साहब से भी हमने बात की तो काफ़ी सारी जमातों की उनको हिमायत भी हासिल है, अलायंस भी उनका बना हुआ है इस हल्के के लिए। ये तो मेरी दुआ थी कि अल्लाह करे कि सब उनके साथ मिल जाए, तो फिर जीतने का मज़ा है। जीतने का मज़ा है। देखें, एक बात सुनिए ना, ये इरफानुल्लाह मरवत एक बहुत बड़ा बुत था यहाँ पे ना, लोग कहते हैं तो उसका हल्का है जी, उसको तो हराना मुश्किल, ऐसे ही था। आज अगर वो तमाम जमातों के दर दर की ठोकरें खा रहा है कि मेरी हिमायत करो, तो अकेला नहीं जीत सकता ना। मैं तो नहीं कहा किसी के पास, आप सारी जमातों से पूछे, मैंने किसी से कहा कि मुझे वोट करो या मेरी हिमायत करो, कोई एक जमात लेकर आए, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो यकीन है अपने इलाके के लोगों पर, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जीत की उम्मीद आपको पक्की है? ये देखें ना, लोगों को जोड़ने की कोशिश वही करता है जो कमज़ोर महसूस करता है अपने आप को। अगर एमक्यूएम की हिमायत वो मांग रहा है जो सारी ज़िंदगी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ बोलता रहा, एमक्यूएम के ख़िलाफ़ लोगों के जो जज्बात हैं उससे खेलता रहा। यहाँ जो हमारे पख्तून हैं, पंजाबी हैं, हज़ारेवाल हैं, उनके जज्बात को एक्सप्लॉइट करता था एमक्यूएम के ख़िलाफ़। आज एमक्यूएम से भी मांग रहा है कि मेरी हिमायत करो, आज नून लीग को कह रहा है कि मेरी हिमायत करो, आज जमात इस्लामी को कह रहा है कि मेरी हिमायत करो, आज पता नहीं और किस किस को कह रहा है मेरी हिमायत करो। तो भाई तुम्हारे अकेले में ताकत नहीं है ना। और मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरा रब चाहेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये सारे मिल के आ जाएँ, अल्लाह ने चाहा तो पीपल्स पार्टी इनको हराएगी। इलाके की कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको लगता है, क्योंकि आपने 5 साल का आपका एक्सपीरियंस भी है, जिन पर काम होना ज़रूरी है इलाके में और ये होना चाहिए, क्या फोकस है आपका? देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको पानी का बताया, पानी की हमारी एक स्कीम मुकम्मल हो गई, इसे लोग पानी ले रहे हैं। एक स्कीम हमारी तकरीबन 95% मुकम्मल है, जमात इस्लामी ने स्टे ले लिया उस पर। मैं चाहूँगा कि वो स्टे ख़त्म कराऊँ और उस लाइन से भी अपने इलाके के लोगों को जो पानी मिल रहा है वो पानी उनको पहुँचाऊँ। और पहली मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे पूरे हल्के में जितने लोग रहते हैं उनके घरों में पानी की लाइन से पानी पहुँचे उन तक, और इंशाल्लाह ताला ये पहुँचाऊँगा। ये छोटी बात नहीं है। अगर मैंने 5 साल में तसव्वुर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हमने कोशिश की, मेहनत की, नेक नियती से एफर्ट किए, तो वो काम हम करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे इस इलाके में जहाँ बैठी हैं, बहुत इलाके जहाँ पानी नहीं आता, जाकर पूछें, अल्लाह का शुक्र है हर घर में पानी जाता है। कुछ 2-4 घर रह जाते होंगे टेल वाले, लेकिन 99% लोगों को पानी जो है वो घरों पे मिलता है। तो ये अचीवमेंट कोई छोटी नहीं है कि आप बुनियादी जो ज़रूरत है लोगों की उसको पूरा कर लें, ठीक है। अब इससे आगे की जो बात आपने की है, एक टेक्निकल कॉलेज आज़म बस्ती में, मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी कोशिश होगी कि ये हम टेक्निकल कॉलेज अपनी हर कम से कम यूसी के अंदर एक तो ज़रूर बनाएं, अगर मौका मिला तो ज़्यादा बनाएंगे। अख्तर कॉलोनी में हमने एक छोटा हॉस्पिटल शुरू किया है, अभी उस पर काम शुरू होगा, इंशाल्लाह ताला उसको मुकम्मल कराएंगे। जो ये छोटे हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज हम बना रहे हैं,
कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी कि हर यूसी के अंदर कम से कम एक अच्छी क्वालिटी का सरकारी सतह पर ऐसी कोई सेहत की सहूलत हो जो यहाँ के बच्चों और ख़वातीन को ख़ास तौर पर जो है मुफ्त सहूलत हम दे सकें। हमने एक फ़ुटबॉल स्टेडियम बनाया, एक पार्क बनाया। अच्छा, अब हम कोशिश करेंगे कि जो पार्क इधर अवेल हैं छोटे मोटे उनको ठीक करें, और जो एक बड़ा कोई जगह अगर मिल जाती है तो वहाँ बड़े पार्क्स भी हम बनाएं। अब देखें, मैं तो उन चक्करों से निकल गया हूँ कि पानी बनानी है, गली बनानी है, सड़क बनानी है। इस इलाके में आप जाएं, आपको जो गली और सड़क बनी हुई नहीं मिलेगी ना, उसकी वजह होगी। उसकी वजह ये होगी कि वहाँ या तो पानी का काम होना है, या वहाँ पर गैस का काम होना है, या वहाँ पर सीवरेज का काम होना है। जहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है किसी पानी, सीवरेज या गैस की खुदाई का काम नहीं होना, वहाँ सारी गलियाँ और सारी सड़कें हमने पक्की करके रख दी। आप इस इलाके में टाइम मिले ना, निकले इधर जाएँ, ऊपर से शुरू करें आप और चली जाएँ जहाँ तक आप जा सकती हैं। आपको एक गली कच्ची नहीं मिलेगी, सब गलियाँ आपको पक्की मिलेगी। तो काम अल्लाह का शुक्र है इतना किया है कि अब ज़ाहिर है लोग हैं, किसी और बातें भी नाराज़ हो सकते हैं, उनके गिले शिकवे हो सकते हैं, वो जायज़ है, मैं समझता हूँ, हक़ है। लेकिन अगर कोई वैसे बैठ के बात करता है तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास इतनी चीज़ें बताने को हैं कि हम उनको इस बात पे कायल कर सकते हैं कि जी हम वोट के आपके खिलाफ हैं। आपके वालिद साहब के नाम की एक सड़क है जिसका इफ्तिताह आपने किया था, वो सड़क को कह रहे हैं अभी तक उसका काम रुका हुआ है और वो सड़क अभी तक बनी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा था लाजमन ये सेवियन हिसाब से ये सवाल कीजिएगा कि अच्छा, मैं वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं कभी भी मंसूबों का इफ्तिताह नहीं करता। पूरे हल्के में फिर के आज आपको मेरी तख्ती नहीं मिलेगी। एक मैंने किया था, ये नाला जब बना था, जब मैं मिनिस्टर था लोकल गवर्नमेंट का, ज़ाहिर है चॉइस कोई नहीं थी, तो जब हमने इफ्तिताह किया था सिंध हुकूमत की जानिब से, तो वो एक तख्ती मेरे नाम की शायद लगी होगी कहीं, वरना कोई सड़क, कोई जगह, कोई बिल्डिंग, कोई इमारत कभी भी मैं तख्ती लगा के इफ्तिताह नहीं करता हूँ। ये मेरा मिजाज ही नहीं है, मेरा शौक ही नहीं है। तो वो जिस सड़क की बात करते हैं वो मंजूर कॉलोनी में है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। वहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम है उसका सीवरेज का इशू है। इसकी वजह से उस सड़क पे नहीं बन सका। लेकिन वहाँ पर अगर मंजूर कॉलोनी आप जाएँ ना, मंजूर कॉलोनी में नालों का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये भी पहली दफ़ा हुआ है, पहली दफ़ा। आप जाके पूछें, देखें, आपको नज़र आएगा वो गंदगी पड़ी हुई, नाले साफ़ हो रहे हैं। वो स्कीम हमने 1.5 साल पहले शामिल कराई थी, उस पर काम हो रहा है। और महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी के जितने मेन नाले हैं, बड़े नाले हैं, उनकी ना सिर्फ सफाई हो रही है बल्कि पूरी रिहेबिलिटेशन हो रही है उनकी, ताकि उनको दोबारा से पुख्ता करके उनके ऊपर से स्लेब दबा के उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये भी वहाँ हो रहा है काम। तो अब देखें, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई सड़क नहीं बनी होगी ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई रीज़न होगा। एक आजम बस्ती की सड़क बहुत ख़राब है, 2 दफ़ा बना चुके हैं, फिर टूट जाती है। ये जब आप जाती हैं थाने से आगे क्रॉस कर आती है, वहाँ अभी भी वो प्रॉब्लम क्या है, उस लाइन के नीचे हज़ारों लोगों के पानी के कनेक्शन, हज़ारों, थोड़े भी नहीं, हज़ारों, जो रोड को क्रॉस करते हैं। प्लास्टिक के पाइप हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं, वो पानी निकल आता है, सड़क टूट जाती है। तो अभी हम इसलिए नहीं बना रहे उसको कि हम वो पहले मसला हल कर रहे हैं कि वो नीचे जो कनेक्शंस हैं उसको सॉर्ट आउट करें, और वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, वो हल हो जाएंगे, वो सड़क भी बन जाएगी। तो आज के प्रोग्राम में हमने कवर करने की कोशिश की PS 105 को। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से ऐसे इलाके मिलते हैं, और ये वो इलाका है जिसमें अख्तर कॉलोनी हो गया या बाकी इलाके हो गए, वो इलाके हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत क्राउडेड एरियाज़ हैं ये। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अब हम उन बेसिक मसाइल से आगे निकल के अब हम अपने इलाकों को या अपने लोगों को एडवांस करने की कोशिश करते हैं कि उनको एडवांस फैसिलिटीज़ दी जाएं, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़, अब अगर 75 साल बाद भी हमने बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करनी है तो फिर हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कितने पीछे हैं। तमाम कैंडिडेट्स ही बड़े पुरुम्मीद होते हैं, लेकिन सईद गनी साहब का कहना ये है कि 2018 में भी इन्होंने सीट निकाली थी, इस बार भी ये बड़ी बासानी जो है सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।